यहाँ पर हम बात करें राजस्थान का जो स्थापत्य है, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयामों के बारे में हम बात करते हैं। अलग अलग आयाम क्या रहे हैं स्थापत्य और इसके शिल्प के, तो इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ। जैसे कि मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक एवं आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों और खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति से यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे नगर विन्यास और भवन शिल्प की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर नगर विन्यास और भवन शिल्प, तो नगर विन्यास और भवन शिल्प में क्या बताया गया है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौती में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल में कई सदियों पूर्व सरस्वती और दशवंती नदियों के किनारे पर बसे नए नगरों की नगर योजना है। भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन यहाँ पर थे, यानी ईंटों से ईंटों से भवे बने भवन थे। सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इसी बात को प्रमाणित करती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास की पूर्णता प्रदान करते हैं, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करती है। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिसमें पुष्कर, मरुधन्व, जांगल, मत्स्य, साल्व और मरुकांतर आदि प्रमुख हैं। महाभारत काल में विराट नगर जो कि बेराट है, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर के उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप से विकास हुआ है। और इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्न पर नहीं चलती है, बल्कि आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर के खंडहर प्रमुख हैं और मौर्य काल में बेडज नदी के किनारे यहाँ पर मध्यमिका चित्तौड़ के पास जिले आजकल नगरी कहते हैं। इसकी भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक यह भव्य नगर रहा है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में मेनाल और यहाँ पर क्या है, मेनाल, अमझेरा, ढबोक और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियां, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां और रिहायशी मैदानों का संतुलन निर्माण इन खंडरों और उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता और रक्षा के प्रतीक किले और धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर यहाँ पर क्या है, बनाए गए हैं। राजपूत काल में यहाँ जहाँ राजधानियां बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा है। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर नगर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कें, रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। शहर के दोनों सिरों पर दो चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनमें बीच में फव्वारे और छोटी सड़कों के दोनों ओर बाजार हैं। शहर से निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेटी, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं।
सवाई जैसी की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव है नवंबर 1726 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान में नगर नियोजन का जयपुर की स्थापत्य से प्रभावित किया है। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण है जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रख करके किया गया। समुची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। फिर बात करें बूंदी के स्थापत्य में, इसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि की भौगोलिक स्थितियों से यानी भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए। हाटों और बाजारों की व्यापारिक सुविधा को अनुकूल यहाँ पर बनाया गया। उदयपुर की झील के किनारे घाटिया के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया था। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा है। हालांकि इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई के लिए हुए थे, जैसे कि केलवाड़ा, सराड़ा आदि। पहाड़ों एवं घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर दो चार झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तान गांवों की पानी की सुविधा के ध्यान में रख करके बसाया गया था, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों को आगे सर अथवा जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया गया है, जैसे कि वींदासर, जैतसर, उदासर आदि। दुर्ग शिल्प की बात करते हैं। दुर्ग शिल्प में क्या होता है, राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल होता है जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या फिर गढ़ी गढ़ी न हो। दुर्ग यहाँ पर क्या थे, गढ़ या गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। जहाँ यहाँ राजाओं और सामंतों ने अपनी निवास, सुरक्षा सामग्री, संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने हेतु, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए यहाँ पर दुर्ग बनाए हैं। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निर्धारित यानी निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं और इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों, जलाशयों की प्रधानता दी जाने लगी थी। राजपूत काल की बात करें, राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में गुवाहाटियों का सोनागढ़, अजयराज चौहान का गढ़बीटली तारागढ़ जो कि अजमेर में है, कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगानिस्तान यानी तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा है। और 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है और इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हों, जो ऊपर से चौरस हो, जहां खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल से जो दुर्ग बने थे और जो जीर्ण शीर्ण और खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया, जैसे आबू में अचलगढ़। महाराणा कुंभा ने इसी नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया है। जब मुगलों के साथ राजपूतों के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर के समतल मैदान में नगर दुर्ग यानी नगर दुर्गों का निर्माण यहाँ पर करने लगे, जैसे कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता और शांति का काल था। जैसे राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों की बात करें हम, आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिस प्रमुख विशेषता का उल्लेख हुआ है, वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती हैं। सुदृढ़ प्राचीर, अवैध बुर्ज, किलों के चारों तरफ गहरी खाई, परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग किले के भीतर सिलहखाना यानी शास्त्रागार और जलाशय और पानी के टांके, राजप्रसाद और सैनिकों के प्रवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार की बात करें हम यहाँ पर, अपनी स्थिति, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार इस तरीके से हैं, जैसे कि आदिक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ होता है, जैसे कि गागरोन दुर्ग। गिरि दुर्ग है, किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग हैं इसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग है।
सघन विहड़ वन में बना हुआ दुर्ग है वो वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि सिवाना का दुर्ग है। एरंड दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे कि चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग हैं। पारिक दुर्ग अर्थात जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। और जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे पारिदी दुर्ग कहते हैं, जैसे कि चित्तौड़ और जैसलमेर का दुर्ग है। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों। सहाय दुर्ग वह सूरवीरों और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग यहाँ पर निवास करते हों। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या दो से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को गिरि दुर्ग और पारिक दुर्ग, एरंड दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। दुर्गों के सभी प्रकारों को सैन्य दुर्गों की श्रेष्ठ दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। अब राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा है। तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब इसमें हम देखें कि मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग यानी चित्रांगन ने यह किला बनवा करके अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा और उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं और यह किला सब किलों को सिरमौर समझा जाता है, यानी चित्तौड़ के लिए उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास की 3 प्रसिद्ध शाखे हुए। पहला शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दूसरा 1534 में हुआ है, यानी कि 231 साल बाद में 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय हुआ था। और तीसरा 1567 में हुआ था, जो अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। सुदृढ़ एवं घुमावदार प्राचीर, उन्नत एवं विशाल बुर्जें, 7 अवैध प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पीला मार्ग आदि इन सभी विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के हवनों भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चमरी प्रसादा, त्रिपुरिया दरवाजा, कुंभा स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमदेव का मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगना यानी चित्रांग मोरी तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ है यहाँ पर उल्लेखित है। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? जैसे राजसमंद में कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा के द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था और यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग 26 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक बार घुड़सवार चल सकते हैं। एक साथ इसकी दीवार पर कितने चल सकते हैं? 8 घुड़सवार चल सकते हैं। और कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों के विचारों से एट्रैक्शन वास्तु से की है। यहाँ पर हम बात करें दुर्ग के भीतर झालीबाग वावड़ी, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर और यहाँ पर झाली रानी का मलिया, मामा देव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक हैं। यदि उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राणा प्रताप का जन्म हुआ तो इसके यहीं पर क्या हुआ था? उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास था, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ था कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। रणथंभौर दुर्ग की बात करें जो सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह मान्यता है कि इसके अनुसार निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीरदेव चौहान के शासक का मूक गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। इस दुर्ग की स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता विद्यमान है।
रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर के अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी और सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल और पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर आदि स्थित हैं। सिवाना दुर्ग की हम बात करते हैं। यहाँ पर सिवाना दुर्ग है, बाड़मेर में है सिवाना दुर्ग। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे यहाँ पर अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं और इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुआ और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार यहाँ पर हो जाता है। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली रहा है, यानी जोधपुर जो मारवाड़ के राजा थे उनकी शरणस्थली रहा है। राव मालदेव ने गिरी सुनील के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बना करके मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तारागढ़ का किला है, एक बूंदी में है और एक अजमेर में भी है। तो गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बड़ सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे और उनके पुत्र महाराणा लाखा के काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके। तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी यहाँ पर लगा दी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तोपें यहाँ पर बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। फिर बात करते हैं नाहरगढ़ के किले की। नाहरगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण है सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण के बचाव के लिए करवाया था और इस किले को सुदर्शन गढ़ भी हम कहते हैं। इसका नाहरगढ़ के नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जूझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया और तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उसका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया गया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधोपुर ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसी 9 महलों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। फिर तारागढ़ अजमेर के दुर्ग हैं। तारागढ़ की बात करते हैं। अजमेर जिला है। अजमेर जिला मुख्यालय में स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है और इसे गठवीडली और अजमेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि इसे एक पराक्रमी योद्धा के नाम से भी इस किले का नाम है यहाँ पर गठवीडली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था और तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी और फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज और खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो इसके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। फिर मेहरानगढ़ जोधपुर की बात करते हैं। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। जैसे 1459 में राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूप पर बना हुआ है और यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापित कला के श्रेष्ठ उदाहरण है।
अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ वण्यो मेहरान ये बताया जाता है। और यहाँ पर बात करें, दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह के द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार सकने वाले अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान, जमजमा और कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, ढूंढगा ढूंढगा नींद है, बिच्छू बाण है, मीर बख्श है, रहस्य कला और गंजर। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चाखीलाव महल, रिचला महल और श्रृंगार चौकी जो कि श्रृंगार चौकी जैसे दर्शनदार यानी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। फिर बात करते हैं चूरू के किले की। चूरू का किला है। चूरू दुर्ग का निर्माण है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था और 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया और इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर के चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर करके तोपों से गोलों की यहाँ पर बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग में से गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ, साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों में चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाके गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। फिर अकबर का दुर्ग की बात करते हैं। यहाँ पर अजमेर का अकबर का दुर्ग है। यहाँ पर अजमेर में अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में यहाँ पर क्या किया, 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खान और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना के अंतिम रूप इसी दुर्ग में किया गया था। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रोड जब भारत आया था तो मुगल सम्राट जहांगीर का अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था और 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शास्त्रागार यानी कि मैगजीन यहाँ पर बना लिया। फिर बात करते हैं लालगढ़ दुर्ग की जो कि बीकानेर के अंदर है। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं और इसी दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी और दुर्ग की प्राचीर और अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। और दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपुल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राज सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है और सूरजपुल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेंढतिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल और अनूप महल, छत्र निवास और लाल निवास और सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। भैंसरोडगढ़ के किले की बात करते हैं जो चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण है वैसा शाह नामक व्यापारी और यहाँ पर रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु बनवाया था। और डोडा शाखा के परमारों, राठौड़ों और सक्तावतों और चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ है हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में रहा है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी हम कहते हैं। फिर बात करते हैं हम गागरोन का किला। गागरोन के किले की बात करें तो झालावाड़ में है गागरोन का किला। काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों के द्वारा करवाया गया था। उसके नाम पर यह डोडगढ़ या फिर धूलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया और यह दुर्ग अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है जो 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिट्ठे साहब यानी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है।
हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये जो कागरोन का किला है झालावाड़ के अंदर। फिर बात करते हैं जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पर है? आमेर में। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में यह जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना है, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जयवाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयवाण यानी जयगढ़ अपनी विशाल पानी की टाँकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछवा शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। फिर जालौर के दुर्ग की बात करते हैं। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालौर का नाम जवालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण है प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था, और किले के भीतर बनी तोपखाने मस्जिदें जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक हैं। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी सदी को प्राप्त हुआ। फिर जैसलमेर के किले की बात करते हैं। जैसलमेर का किला क्या है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को यहाँ पर क्या कहते हैं? सोनार का किला कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था, और उस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन और भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। और किलों के महलों की बात करें, किलों के महलों में क्या है? रंग महल है, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख हैं। इस किले की प्रसिद्धि इसकी दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। लोहागढ़ की बात करते हैं। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहगढ़ का किला है अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराज सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। लोहगढ़ की पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित करके वर्तमान रूप दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे, और इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हुई है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है, और उस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। और किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। उपरोक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा व्याना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्वी जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग और सीकर का लक्ष्मण दुर्ग दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। फिर मंदिर शिल्प की बात करते हैं। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन और दुर्ग निर्माण तक सीमित रही, बल्कि कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप इसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा प्रदर्शित हुआ है। भारत में मानसिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही है। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने हैं वे दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि बेराट का मौर्य कालीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा है, और लगभग 8वीं सदी से राजस्थान के जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ है उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू कहा जाता है। और इसी शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहार और सांबर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया है। प्रारंभिक दौर की बात करें, लगभग 8वीं सदी से 9वीं सदी के आरंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसिया
चित्तौड़गढ़ आवानेरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर का पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर हैं। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुवा और बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रमशः कामेश्वर और रणछोड़ जी के मंदिर हैं। लगभग 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद और जस नगर का नीलकंठेश्वर महादेव यानी नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी यहाँ पर है, इसी समय का है। और सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी इस भव्य त्रिकूटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो कि 1016 ईस्वी में बनाया गया था। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर कैसा है? दर्शनीय है। इसी क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं। उनके पश्चात चौहान, परमार और गोयलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग हैं। इनमें वाड़ौली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अंबिका का मंदिर प्रमुख है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल रहा है और इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने हैं जिन्हें सोलंकी मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा गया है। इन शैली के मंदिरों में ओसिया का सच्चाई माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समदेश्वर मंदिर का आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित हैं। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई है, भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर लगभग 1075 ईस्वी में बारा जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा और बिजोलिया के उंडेश्वर मंदिर इसी शैली के अन्य उदाहरण हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय रहा था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान एक ऐसा मात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा है। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जसनाथ जी मंदिर, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर, आमेर के जगत श्रोमणी मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे हैं और विशाल और कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता है। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं और 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण को बहुलता मिली है। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ है जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर हैं। इनके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों पर जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडौल, नारलाई, सिरोही जिले में बरमाणा, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों पर जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। एकलिंग जी के मंदिर की बात करें जो उदयपुर में है। एकलिंग जी का लकुलीस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गोयल शासक बप्पा रावल ने करवाया था और इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया है। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चौमुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को उसका दीवान मानते हैं। और इस मंदिर के अहाते में कुंभा के द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। किराड़ू के मंदिर की बात करें जो बाड़मेर में है। किराड़ू का प्राचीन नामक किराटकूप था जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप के खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी तक एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं और 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिसमें वैष्णव और शैव मंदिर हैं। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है और यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। फिर बात करते हैं जगत श्रोमणी मंदिर जो कि आमेर में है। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र
जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी और मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। फिर जैन मंदिर दिलवाड़ा की बात करते हैं। उत्तर भारत मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो मंदिर यहाँ पर प्रमुख हैं। पहला मंदिर है प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का मंदिर है। यहाँ पर इसे 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था और इस मंदिर को बिमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था और इस मंदिर को लूण बसई के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों और वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है और इस मंदिर के रंग, मंडप और नवचौकी की कलात्मक अद्भुत है। फिर हर्ष माता मंदिर की बात करें जो कि आवानेरी में है। हर्ष माता का मंदिर आवानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्ष माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बाड़ोली की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाड़ोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव, पार्वती और उसके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। फिर शिव मंदिर भंडदेवरा की बात करते हैं। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था और यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर रणकपुर की बात करें। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ का समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा की शासनकाल में धरणी शाही धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था और यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। फिर सचियाई माता का मंदिर ओसिया में है। सचियाई माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है और यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव और जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पारस्परिक तरीके से वैष्णव, शैव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर और शाक्त मंदिरों में पीपला माता और सचिया माता के मंदिर प्रमुख हैं। सास बहू का मंदिर है नागदा में। उदयपुर से 27 किलोमीटर की दूरी नागदा में 1026 में गोहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान है। फिर बात करते हैं राजप्रसादा एवं महल स्थापत्य के बारे में। स्थापत्य एक विशिष्ट रूप राजप्रसादा है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं। इनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव, 2 किनारों के कमरों की बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे हैं और कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट और शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है और 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उनका असर यहाँ के महलों की स्थापत्य पर भी दिखाई देता है। फव्वारे, छोटे बाग, बगीचे, बेलबूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबद आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों को दिखाई देता है। जैसे कि उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के आम दीवान खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है और मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशलाएं और वारे दरिया, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी है। इस प्रकार महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं,
इनका विशेष स्थान है। ये महल राजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है और डींग के महलों के चारों ओर छज्जे हैं जो अलग ही प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फिर हवेली स्थापत्य की बात करें हम, राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई हैं। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई है कि बाद में शेखावटी के धनिकों ने अपने अपने गांवों में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव यहाँ पर डाली है। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडवा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली जो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार बंसी पत्थर की बनी करौली और भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपने कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बने हैं, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध यहाँ पर बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, राजपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियों का लाल पत्थर से बनी है और इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। फिर बात करें शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ की हवेलियों के रूप में निवास जगत, जालान, पोद्दार और भांगेरिया की हवेलियां यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। विसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदाल कोठिया की, सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। और ढूंढलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयन का, मुकुंदगढ़ यानी झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानोडिया की हवेली, चिड़ावा वांगड़िया की हवेली और महेंसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली और श्री माधोपुर की हवेली सीकर में है। परासी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली यहाँ पर दर्शनीय है। सीकर में गोरीलाल बियाणी यानी बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रोहिया की हवेली और फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियों में समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियां में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयका की हवेली और मंत्रियों की हवेली यहाँ पर प्रसिद्ध है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है जो कि जोधपुर में है। पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में वागौर की हवेली, जयपुर में नाटणियों की हवेली, रत्नागर पुंडरी की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की जी की हवेली इत्यादि हवेली स्थापत्य में विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। छतरियां और मकबरे और दरगाहों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। राजस्थान के शासक और श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विभिन्न स्मारक बनाए गए थे जिन्हें छतरियां और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला और भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटौर, जोधपुर का जसवंत थड़ा और कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग जो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करें, छतरियां मुगल एवं राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी और फतेह गुंबद करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। फतेह गुंबद करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है और रामगढ़ में सीटों की छतरी है। बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी है। गैटौर में ईश्वर सिंह की छतरी है। जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा है और जैसलमेर में राजाओं और पाली वालों की छतरियों का स्थापत्य विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, हमीदुद्दीन नागौरी का दरगाह है यहाँ पर नागौर में और लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाही की दरगाह है कपासन, मिट्टी शाही की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह है नरहगढ़ और अबुल पीर की मजार भवानपुरा और मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फरुखुद्दीन की दरगाह है सरवाड़ और अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के ये प्रतीक हैं। फिर बात करेंगे हम जल स्थापत्य के बारे में।
जल स्थापत्य की हम बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है रेतीला है। इसके बावजूद यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ है। कुएं, कुंड, बावड़ियां, टांके आदि के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अथवा दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है। वटाड़ू गांव है, बाड़मेर में है। आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं यहाँ पर दर्शनीय है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं। इसमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों के मुख्यतः रानियां और राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती हैं। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती हैं, जिससे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदी कुई के निकट बनी आवानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राजा की सबसे कलात्मक बावड़ी है और मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदी ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था और डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रीमल देवी ने बनवाई थी और बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण है बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाया था। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी थे, अतः वहां दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोक करके धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता था और बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था और बांध पक्का बना जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार बांधों में पिछोला उदयपुर का है, गेवसागर डूंगरपुर का है, राजसमंद राजसागर, जयपुर का जयसंबंध का डेवर आदि बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 17वीं सदी तक काम में ली गई और इन बांधों में राजसंबंध का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता की राहत के लिए बनवाया गया था और इस बांध पर नौचौकी नामक तीन तीन भाग वाली तीन छतरियां बनाई जा गई हैं जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, लोक संगीत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे।